तो सोचिए कि इसी वक्त बिल्कुल इसी सेकंड अरबों अदृश्य डेटा पैकेट्स हवा में तैर रहे हैं और समुंदर के नीचे बिछी लाखों किलोमीटर लंबी तारों से होकर गुजर रहे हैं। हाँ, और सबसे हैरानी की बात यह है ये सब बिना किसी सेंट्रल स्विच बोर्ड के हो रहा है। मतलब कोई एक मास्टर कंप्यूटर नहीं है जो इस सब को चला रहा हो। ये एक ऐसी विशाल और कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग है जिसे हम अपनी आंखों से तो नहीं देख सकते, लेकिन ये दुनिया के हर कोने में लगातार काम कर रही है। बिल्कुल सही कहा। और इस इंटरनेट की कार्यप्रणाली का सबसे बड़ा चमत्कार ही यही है कि एक तरफ आपके बड़े बड़े डेटा सेंटर्स हैं, तो दूसरी तरफ थर्मोस्टैट्स, बॉडी स्केल्स और कार्स जैसे छोटे डिवाइसेस हैं। सही बात है। और ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये पूरा सिस्टम लगभग बिना किसी बड़ी रुकावट के चलता रहता है। देखा जाए तो ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा इंजीनियर नेटवर्क है। सर, डीप डाइव का जो मुख्य उद्देश्य है वो इसी जादुई नेटवर्क के पर्दे के पीछे की सच्चाई को समझना है। बिल्कुल। हमारे पास नेटवर्क आर्किटेक्चर के टेक्निकल डिजाइन डॉक्यूमेंट्स, इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर के ब्लूप्रिंट्स और इंजीनियरिंग रिसर्च पेपर्स का एक लंबा चौड़ा स्टैक है। तो इन सभी सोर्सेज को निचोड़कर हम इस विशाल मजे को दो आसान हिस्सों में बांटकर समझेंगे। पहला है नेटवर्क का किनारा, जिसे एज कहा जाता है, और दूसरा है नेटवर्क का केंद्र, जिसे कोर कहते हैं। सही है। तो इस सफर की शुरुआत हमें वहां से करनी चाहिए जहां डेटा पैदा होता है और जहां वो आखिर में पहुंचता है, यानी नेटवर्क एज, जिसे हम अपनी दुनिया कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल, हमारी दुनिया। देखिए, पुराने आर्किटेक्चर डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से इस एज पर पहले सिर्फ मेन फ्रेम कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स हुआ करते थे, लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी आईओटी डिवाइसेस का एक विस्फोट सा हुआ है। वेट, विस्फोट मतलब कितने डिवाइसेस होंगे अंदाज़न? एक डेटा के मुताबिक 2015 में दुनिया भर में करीब 5 बिलियन कनेक्टेड डिवाइसेस थे और 2020 आते आते ये संख्या 25 बिलियन को पार कर गई थी। ओह वाओ, 25 बिलियन! हाँ, एक आम घर में अब स्मार्ट टीवी, स्मार्ट फ्रिज और यहां तक कि स्मार्ट बल्ब्स भी होते हैं। ये सब नेटवर्क के एज पर बैठे हैं और इन डिवाइसेस को टेक्निकल भाषा में एंड सिस्टम्स या होस्ट्स कहा जाता है। ठीक है, आइए इसे थोड़ा खोल कर देखते हैं। इन्हें होस्ट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एप्लीकेशंस को होस्ट करते हैं, यानी उन्हें चलाते हैं। बिल्कुल। लेकिन एक स्मार्ट टीवी या लैपटॉप तब तक बेकार है जब तक वो बाकी दुनिया से ना जुड़े। तो अगर हम इस नेटवर्क की तुलना एक शहर के ट्रैफिक सिस्टम से करें, जो कि मुझे बहुत पसंद है, तो ये सारे होस्ट हमारे घर हैं। हाँ, और इन घरों को मेन हाईवे से जोड़ने वाली सड़क चाहिए होती है। सही पकड़ा। और इसी सड़क को एक्सेस नेटवर्क कहा जाता है। ये वो पहली कड़ी है जो किसी भी डिवाइस को इंटरनेट के पहले राउटर से जोड़ती है। इस एक्सेस नेटवर्क में अलग अलग तकनीकें शामिल होती हैं, जैसे DSL, FTTH, केबल नेटवर्क्स और हम सब का चहेता वाईफाई। और यहाँ जो सबसे हैरत अंगेज बात है वो ये है कि इन एक्सेस नेटवर्क्स की अपनी एक बहुत ही दिलचस्प इंजीनियरिंग होती है। मतलब FTTH का ही उदाहरण ले लीजिए, जिसका मतलब फाइबर टू द होम होता है, राइट? हाँ, तो पुरानी तांबे की तारों में यानी कॉपर वायर्स में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के जरिए डेटा भेजा जाता था, जिसकी अपनी एक स्पीड लिमिट होती है। लेकिन FTTH में तांबे की जगह पतली कांच की तारों का इस्तेमाल होता है। इसमें डेटा लाइट पल्सेस यानी रोशनी की तरंगों के रूप में ट्रैवल करता है। और रोशनी की स्पीड तो खैर बहुत ही ज्यादा होती है। एग्जैक्टली। और इसमें इंटरफेरेंस भी कम होता है, इसीलिए फाइबर ऑप्टिक केबल्स इतनी हाई स्पीड इंटरनेट दे पाती हैं। लेकिन जहां तक DSL की बात है, यानी डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, उसकी कहानी मुझे और भी हैरानंगेज लगती है। मतलब DSL उसी पुरानी तांबे की तार का इस्तेमाल करता है जो सालों पहले सिर्फ आम लैंडलाइन फोन कॉल्स के लिए बिछाई गई थी। हाँ, और वही एक पतली सी तार अब हाई स्पीड इंटरनेट भी दे रही है। सही हुआ जैसे एक छोटी सी ड्राइववे पर 3 अलग-अलग गाड़ियां एक ही लेन में बिना टकराए चल रही हों। ये फिजिकली कैसे मुमकिन है? ये सच में कमाल की बात है। यहाँ इंजीनियर्स ने तांबे की तार की फिजिकल लिमिट्स को पुश करने के लिए एक तकनीक बनाई, जिसे फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग या FDM कहते हैं। FDM, ठीक है। असल में तार एक ही होती है, लेकिन उसके अंदर सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसीज को अलग-अलग बांट दिया जाता है। इसको इस तरह समझिए कि उस एक फिजिकल वायर के अंदर 3 अदृश्य लेन्स यानी इनविजिबल लेन्स बना दी गई हैं। अच्छा, तो एक ही वायर में 3 लेन्स। हाँ, पहली लेन जो 0 से 4 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर चलती है, उसको आम फोन कॉल्स के लिए रिजर्व कर दिया जाता है। ओके। दूसरी लेन
जो 4 से 50 किलोहर्ट्ज़ की होती है, वो डेटा अपलोड करने के लिए रखी जाती है। और तीसरी, जो सबसे चौड़ी लेन होती है, 50 किलोहर्ट्ज़ से 1 मेगाहर्ट्ज़ तक, वो डेटा डाउनलोड करने के लिए होती है। अरे वाह! और इन्हें अलग कैसे रखते हैं? घर के अंदर लगा एक छोटा सा फिल्टर इन तीनों लेन्स को अलग करता है, ताकि फोन कॉल का सिग्नल इंटरनेट डेटा के सिग्नल से ना टकराए। ये सच में दिमाग को चकराने वाली इंजीनियरिंग है। लेकिन एक और टेक्नोलॉजी है, केबल इंटरनेट, जिसे हाइब्रिड फाइबर कोएक्स या HFC कहते हैं। इसका सिस्टम DSL से थोड़ा अलग होता है ना? हाँ, काफी अलग होता है। DSL में हर घर की अपनी एक डेडिकेटेड तार होती है, जो सीधा टेलीफोन एक्सचेंज तक जाती है। लेकिन डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि केबल इंटरनेट एक शेयर्ड ब्रॉडकास्ट मीडियम है। मतलब सब लोग एक ही मीडियम शेयर कर रहे हैं? बिल्कुल। केबल इंटरनेट का मॉडल केबल टीवी से आया है। जिस तरह टीवी चैनल का सिग्नल मोहल्ले की एक बड़ी केबल से होकर हर घर में जाता है, वैसे ही इंटरनेट का डेटा भी उस बड़ी शेयर्ड पाइप से गुजरता है। तो इसका मतलब है कि केबल कंपनी के हेड एंड से आने वाला सिग्नल एक ही वक्त पर कई घरों में पहुंच रहा है। सही समझिए आप। और इसका नुकसान ये है कि अगर पड़ोस के 10 लोग एक ही वक्त पर 4K वीडियो स्ट्रीम कर रहे हैं, तो वो सब उसी एक बैंडविड्थ को आपस में बांट रहे होंगे। ओह, इसीलिए केबल इंटरनेट में पीक आवर्स के दौरान स्पीड कम होने लगती है, क्योंकि सड़क पर अचानक से भीड़ बढ़ जाती है। एग्जैक्टली, यही वजह है। तो ये कि हमारे लोकल ड्राइववे या एक्सेस नेटवर्क की कहानी। अब जब डेटा इस एक्सेस नेटवर्क से निकलकर आगे बढ़ता है, तो वो इंटरनेट के मेन हाईवे पर पहुंचता है और यहाँ से सफ़र के नए नियम तय होते हैं। यहाँ दो पुरानी और बहुत ही अलग विचारधाराएं आपस में टकराती हैं, सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग। ये बहुत ही बड़ा शिफ्ट था नेटवर्किंग के इतिहास में। पुराने टेलीफोन नेटवर्क्स पूरी तरह से सर्किट स्विचिंग पर चलते थे। वो ऑपरेटिव वाले जमाने में? हाँ, जब कोई एक इंसान किसी दूसरे को लैंडलाइन पर कॉल लगाता था, तो टेलीफोन एक्सचेंज के अंदर लिटरली स्विचेस घूमते थे और दोनों के बीच एक डेडिकेटेड फिजिकल तारों का रास्ता तैयार हो जाता था। ओके, एक पक्का रास्ता? बिल्कुल। और जब तक वो कॉल चल रही है, वो पूरा रास्ता, वो सर्किट किसी और के लिए बंद रहता था। अगर इस टेक्निकल फर्क को एक आम जिंदगी के उदाहरण से समझें, तो सर्किट स्विचिंग बिल्कुल उस महंगे फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट की तरह है, जहां पहले से टेबल बुक करनी पड़ती है। हाँ, बड़ी एनालॉजी है ना? मतलब मान लीजिए किसी ने रात 8 बजे की टेबल रिजर्व कर ली। अब चाहे वो इंसान वहां खाना खा रहा हो या चुपचाप बैठा हो या थोड़ी देर के लिए उठकर चला गया हो, वो टेबल किसी और को नहीं दी जाएगी। रिसोर्सेज पूरी तरह से रिजर्व्ड और लॉक्ड हैं। और इसके बिल्कुल उलट है पैकेट स्विचिंग, जिस पर हमारा आज का इंटरनेट चल रहा है। ये किसी फास्ट फूड या बिना रिजर्वेशन वाले रेस्टोरेंट की तरह है, जहां लोग आते हैं और जहां जगह मिलती है बैठ जाते हैं। सही कहा। यहाँ लोग ऑन डिमांड आते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में यानी पैकेट्स में डेटा भेजते हैं और जो रास्ता या जगह खाली मिलती है वहां से गुजर जाते हैं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये फास्ट फूड वाला मॉडल पहली नजर में थोड़ा क्योटिक लगता है। लगता तो है, मतलब कोई गारंटी नहीं है जगह मिलने की। लेकिन मैथमेटिकल रूप से बहुत ज्यादा एफिशिएंट है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इंटरनेट पर ट्रैफिक बर्स्टी होता है। इंसान का बिहेवियर लगातार डेटा भेजने का नहीं होता। हाँ, जैसे मैंने एक वेब पेज खोलने के लिए क्लिक किया, फिर अगले कई सेकंड्स तक मैं सिर्फ स्क्रीन पढ़ रही हूँ। एग्जैक्टली। इस खामोशी के दौरान नेटवर्क का इस्तेमाल नहीं हो रहा। अगर यहाँ सर्किट स्विचिंग होती तो वो रिजर्व्ड लाइन बेकार जा रही होती। उस वक्त कोई और उस लाइन का इस्तेमाल नहीं कर पाता। इसको समझने के लिए एक मैथमेटिक्स का एग्जाम्पल ले सकते हैं जो हमारे सोर्सेज में दिया गया है। मान लीजिए हमारे पास 1 मेगाबिट पर सेकंड की एक नेटवर्क लिंक है और उस लिंक पर मौजूद हर यूजर को अपना डेटा भेजने के लिए 100 किलोबिट पर सेकंड की स्पीड चाहिए होती है। ठीक है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। कोई भी यूजर सिर्फ 10% वक्त के लिए ही डेटा भेजता है और बाकी 90% वक्त वो कुछ नहीं कर रहा होता। तो इस हिसाब से अगर हम सर्किट स्विचिंग का इस्तेमाल करते तो हमें हर वक्त हर यूजर के लिए 100 किलोबिट की जगह हमेशा ब्लॉक करनी पड़ती। तो 1 मेगाबिट की उस पाइप में हम ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 10 लोगों को जगह दे पाते। सिर्फ 10 लोग? 11वां इंसान उस नेटवर्क से जुड़ ही नहीं पाता, राइट? बिल्कुल नहीं जुड़ पाता। लेकिन पैकेट स्विचिंग में ऑन डिमांड शेयरिंग होती है। प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स के नियम कहते हैं कि अगर लोग सिर्फ 10% वक्त एक्टिव हैं तो उसी एक लिंक पर हम 35 लोगों को एक साथ सर्विस दे सकते हैं। 35 लोग? ये तो 3 गुना से भी ज्यादा है। हाँ, और उन 35 में से किसी एक ही वक्त पर 10 से ज्यादा लोगों के अचानक डेटा भेजने की संभावना
0.004% से भी कम होती है। तो पैकेट स्विचिंग उस एक रास्ते को रिसोर्सेज बर्बाद किए बिना 3 गुना ज्यादा लोगों तक पहुंचा देता है। वाओ, ये इकोनॉमिक्स और इंजीनियरिंग का एक जबरदस्त मेल है। पैकेट स्विचिंग एफिशिएंट जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये है कि पैकेट्स को इंटरनेट के हाईवे यानी कोर पर ट्रैफिक जैम का सामना तो करना पड़ सकता है ना, क्योंकि जहां शेयरिंग होती है वहां भीड़ लगने का खतरा तो बना ही रहता है। हाँ, और यहीं से कोर की कार्यप्रणाली सामने आती है। देखिए, कोर नेटवर्क में राउटर्स बैठे होते हैं जो इन पैकेट्स को आगे धकेलते हैं। ये राउटर्स एक मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं जिसे स्टोर एंड फॉरवर्ड कहते हैं। स्टोर एंड फॉरवर्ड, ये कैसे काम करता है? कॉन्सेप्ट सीधा सा है। जब एक डेटा पैकेट किसी राउटर के पास आता है तो राउटर उस पैकेट के हर एक बिट को एक एक करके रिसीव करता है। राउटर अगले रास्ते पर एक भी बिट तब तक आगे नहीं भेज सकता जब तक कि वो पूरे के पूरे पैकेट को इकट्ठा करके अपनी मेमोरी में स्टोर ना कर लें। अच्छा, मतलब पूरी दब्बी पहले हाथ में आनी चाहिए। बिल्कुल, जब पूरा पैकेट आ जाता है तभी उसे आगे फॉरवर्ड किया जाता है। इस पूरे सफर में 4 अलग अलग तरह के डिलेज यानी देरी पैदा होती हैं। ये 4 डिलेज हैं: प्रोसेसिंग, क्यूइंग, ट्रांसमिशन और प्रोपेगेशन डिले। तो इन चारों डिलेज के बीच के फर्क को समझाना जरूरी है। पहला तो है प्रोसेसिंग डिले। जहां तक मैं समझ रही हूं, जब पैकेट राउटर के पास पूरी तरह से पहुंच जाता है तो राउटर की चिप उसका लेबल चेक करती है, राइट? सही है। वो देखती है कि पैकेट आना कहां से था, जाना कहां है और रास्ते में डेटा करप्ट तो नहीं हुआ। और इस दिमागी काम में जो माइक्रोसेकंड्स लगते हैं वो प्रोसेसिंग डिले है। उसके बाद दूसरा नंबर आता है क्यूइंग डिले का। अगर राउटर प्रोसेसिंग करने के बाद देखता है कि आगे का रास्ता बिजी है तो वो पैकेट को एक वेटिंग रूम में डाल देता है, जिसे बफर या क्यू कहते हैं। हाँ, एक तरह से लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करना ही क्यूइंग डिले है। लेकिन इसके बाद वो 2 डिलेज आते हैं जिसमें लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं: ट्रांसमिशन डिले और प्रोपगेशन डिले। इन दोनों में आखिर क्या फर्क है? ये काफी कॉमन कंफ्यूजन है। इसे टोल बूथ के उदाहरण से बेहतरीन तरीके से समझा जा सकता है। मान लीजिए कि इंटरनेट एक लंबा हाईवे है, 2 राउटर्स के बीच की जगह 2 टोल बूथ्स हैं और हमारा डेटा पैकेट असल में 10 गाड़ियों का एक लंबा काफिला है। ठीक है, एक लंबा काफिला। ट्रांसमिशन डिले वो वक्त है जो उस पहले टोल बूथ के अटेंडेंट को उन 10 गाड़ियों को एक एक करके टोल बैरियर से निकालकर हाईवे पर लाने में लगता है। टेक्निकल भाषा में कहें तो राउटर का पैकेट के हर एक बिट को उठाकर वायर पर पुश करने की स्पीड। ओह, मतलब अटेंडेंट की स्पीड। ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस राउटर की कनेक्शन स्पीड कितनी तेज है, जैसे 100 Mbps या 1 Gbps। एग्जैक्टली। और प्रोपगेशन डिले उसके बाद आता है। तो प्रोपगेशन डिले वो वक्त है जो एक गाड़ी को टोल बूथ से निकलने के बाद एक्चुअली उस हाईवे पर ट्रैवल करके अगले टोल बूथ तक पहुंचने में लगता है, राइट? सही पकड़ा। ये वायर या फाइबर ऑप्टिक केबल की लंबाई और रोशनी या इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड पर निर्भर करता है। तो एसेंशियली एक टोल बूथ वर्कर की एफिशिएंसी है जो कि ट्रांसमिशन है, और दूसरा फिजिक्स का नियम है जो प्रोपगेशन है। ये एनालॉजी तो एकदम परफेक्ट है। लेकिन इस पूरी टोल बूथ वाली बात से एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। अगर टोल बूथ पर गाड़ियों के आने की रफ्तार अटेंडेंट की गाड़ियां छोड़ने की रफ्तार से बहुत ज्यादा हो जाए तो हाईवे पर एक भयंकर ट्रैफिक जाम लग जाएगा ना? इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, और राउटर के अंदर भी बिल्कुल यही होता है। जब ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है तो राउटर का वो वेटिंग रूम यानी बफर पूरी तरह से भर जाता है। तो नया आने वाले पैकेट्स का क्या होता है? अब जब एक नया पैकेट राउटर के पास पहुंचता है और देखता है कि लाइन में खड़े होने की कोई जगह नहीं बची, तो राउटर मजबूरन उस पैकेट को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। वो पैकेट वहीं ड्रॉप हो जाता है और हमेशा के लिए डिजिटल हवा में गायब हो जाता है। वेट, हमेशा के लिए गायब? हाँ, इसे पैकेट लॉस कहते हैं। बड़ी हैरानी की बात यह है कि इंटरनेट की आर्किटेक्चर में पैकेट लॉस कोई एरर नहीं है, बल्कि इस सिस्टम का एक नॉर्मल हिस्सा है। ये सोचकर थोड़ी घबराहट होती है कि हम जो भी डेटा भेजते हैं उसमें से कुछ रास्ते में ही खत्म हो जाता है। लेकिन हमारे डिवाइसेस और प्रोटोकॉल्स इतने स्मार्ट बनाए गए हैं कि वो लॉस्ट पैकेट्स को पहचान कर उन्हें वापस मंगवा लेते हैं, और एक आम यूजर को इसका पता भी नहीं चलता। सही बात है, प्रोटोकॉल्स इसे हैंडल कर लेते हैं। पर एक और मुद्दा है, इतने विशाल नेटवर्क में डेस्टिनेशन तक का सही रास्ता कैसे तय होता है? एक राउटर को आखिर कैसे पता चलता है कि पैकेट को किस दिशा में फेंकना है? इसका रास्ता तय होता है फॉरवर्डिंग टेबल्स और राउटिंग प्रोटोकॉल्स के जरिए।
इसे एक लंबे रोड ट्रिप पर गैस स्टेशन अटेंडेंट से रास्ता पूछने की तरह समझा जा सकता है। कैसे? मान लीजिए किसी को गाड़ी चलाकर न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा जाना है। वो अपने पड़ोस के गैस स्टेशन पर रुकता है और अटेंडेंट से दिशा पूछता है। अब वो अटेंडेंट कोई पूरा जीपीएस मैप या टर्न बाय टर्न डायरेक्शन तो नहीं देगा। सही बात है, वो सिर्फ अगला मेन रास्ता बताएगा। बिल्कुल, वो सिर्फ डेस्टिनेशन एड्रेस का आखिरी हिस्सा यानी स्टेट देखेगा और कहेगा यहां से हाईवे 95 साउथ पकड़ लीजिए, बाकी आगे किसी से और पूछ लेना। तो राउटर भी एग्जैक्ट यही काम करता है। उसके पास अपना एक फॉरवर्डिंग टेबल होता है। वो आने वाले पैकेट का आईपी एड्रेस चेक करता है, जो एक पोस्टल कोड की तरह होता है। फिर अपनी टेबल देखता है और पैकेट को सबसे सही पड़ोसी राउटर की तरफ भेज देता है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही करता है। और इसको हम टेस्ट भी कर सकते हैं। ट्रेस रूट नाम का एक नेटवर्क डायग्नोस्टिक टूल इसी लॉजिक को प्रूव करता है। वो लगातार प्रोब पैकेट्स भेजता है ताकि हम देख सकें कि हमारा डेटा किस राउटर से किस राउटर तक उछल रहा है और उसमें कितने मिलीसेकंड्स लग रहे हैं। अब तक हमने देखा कि राउटर्स पैकेट्स को आगे कैसे बढ़ाते हैं, उनकी क्यूइंग और राउटिंग कैसे होती है। लेकिन इस आर्किटेक्चर का एक और हिस्सा है जो अक्सर छुपा रह जाता है। ये सारे राउटर्स, दुनिया भर में बिछी हुई अंडर वाटर फाइबर ऑप्टिक केबल्स और बड़े-बड़े डेटा सेंटर्स, आखिर इन सब का मालिक कौन है? इस पूरे सिस्टम को चलाता कौन है? ये एक आर्थिक यानी इकोनॉमिक सवाल है। हमारे सोर्सेज डिटेल में बताते हैं कि यहाँ आईएसपीज यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स की एक बहुत ही रिजिड हायरार्की काम करती है। हायरार्की मतलब जैसे कॉर्पोरेट लैडर्स होती हैं? कुछ वैसा ही। सबसे जमीन पर होते हैं एक्सेस आईएसपीज, जैसे आपकी लोकल केबल कंपनी जो हमारे घरों में कनेक्शन देते हैं। लेकिन एक लोकल आईएसपी के पास इतना पैसा या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता कि वो पूरी दुनिया तक तारे बिछा सके। तो फिर वो क्या करते हैं? इसलिए वो बड़े रीजनल आईएसपीज को पैसे देते हैं ताकि उनका डेटा आगे जा सके। फिर ये रीजनल आईएसपीज उन महाविशाल आईएसपीज को पैसे देते हैं जो सबसे ऊपर बैठते हैं, जिन्हें टियर 1 आईएसपीज कहा जाता है। अच्छा, जैसे AT&T, स्प्रिंट वगैरह? सही जवाब। AT&T, स्प्रिंट, NTT या लेवल 3। इन टियर 1 आईएसपीज का जाल पूरी दुनिया में बिछा हुआ है और इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये किसी को इंटरनेट एक्सेस के लिए पैसे नहीं देते। वेट, सच में? तो ये इंटरनेट का खर्चा कैसे निकालते हैं? इसके बजाय ये आपस में पियरिंग एग्रीमेंट्स करते हैं। पियरिंग का सीधा सा मतलब है एक दूसरे का ट्रैफिक फ्री में एक्सचेंज करना। इसके पीछे पूरा इकोनॉमिक्स का खेल है। मान लीजिए अगर AT&T और स्प्रिंट एक दूसरे के नेटवर्क पर लगभग बराबर मात्रा में डेटा भेज रहे हैं, लेट्स से दोनों 10-10 टेराबाइट्स डेटा एक्सचेंज कर रहे हैं। बिल्कुल, तो एक दूसरे को बिल भेजने का कोई फायदा ही नहीं है। हिसाब वहीं बराबर हो जाता है। ये सेटलमेंट फ्री पियरिंग इंटरनेट के ग्लोबल एक्सपेंशन का एक बहुत बड़ा इंजन रही है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि कहानी में एक नया पहलू तब आया जब कंटेंट प्रोवाइडर्स ने इस ट्रेडिशनल आर्थिक मॉडल को बाईपास करना शुरू कर दिया। रिसर्च पेपर्स देखें तो पता चलता है कि गूगल जैसी बड़ी कंपनीज ने इस हायरार्की को एक तरह से हैक कर दिया है। हाँ, गूगल का एग्जाम्पल इसमें बहुत प्रभावी है। गूगल ने देखा कि उसके पास दुनिया भर में 50 से 100 तक बड़े डेटा सेंटर्स हैं, जिसमें हर एक में लाखों सर्वर चल रहे हैं। तो उसने अपना खुद का एक प्राइवेट TCP/IP नेटवर्क बना लिया। TCP/IP इंटरनेट का वो फाउंडेशनल रूल बुक या भाषा है ना, जिस पर सारा डेटा चलता है? बिल्कुल वही। गूगल ने इन्हीं नियमों का इस्तेमाल करके पब्लिक इंटरनेट से अलग अपना प्राइवेट हाईवे सिस्टम तैयार कर लिया। इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर किसी एक यूनिवर्सल डिजाइन पर नहीं, बल्कि इकोनॉमिक्स, नेशनल पॉलिसी और कॉस्ट सेविंग पर आधारित है। कॉस्ट सेविंग कैसे? पहला कारण वही इकोनॉमिक्स है। गूगल अपने सर्वर से इतना ज्यादा डेटा निकालता है, चाहे वो YouTube वीडियोस हों या सर्च रिजल्ट्स, कि अगर वो टियर 1 ISP पर डेटा ट्रांजिट के हिसाब से पैसे देने लगे तो खर्चा आसमान छू लेगा। तो इसीलिए गूगल डायरेक्ट छोटे रीजनल ISPs यानी लोअर टियर प्रोवाइडर्स के साथ इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट्स यानी IXPs पर जुड़ जाता है। सही समझे। वहीं पे सेटलमेंट फ्री पियरिंग होती है और बिचौलिए का खर्चा बच जाता है। और दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण है नेटवर्क पर कंट्रोल। कंटेंट प्रोवाइडर्स अपने नेटवर्क पर ज्यादा कंट्रोल चाहते हैं। हाँ, ताकि यूजर्स तक डेटा बिना किसी डिले के पहुंचे। अगर गूगल अपना वीडियो पब्लिक इंटरनेट के ट्रेडिशनल राउटर से भेजेगा तो उस पैकेट को हजारों अनजान क्यूज और ट्रैफिक जैम्स का सामना करना पड़ेगा। उसका रिजल्ट होगा बफरिंग और यूजर का एक्सपीरियंस खराब होगा। अपना प्राइवेट नेटवर्क होने की वजह से गूगल एंड टू एंड उस डेटा की स्पीड और राउटिंग को कंट्रोल करता है ताकि पैकेट सीधा यूजर के सबसे करीबी ISP तक बिना रुकावट के पहुंच सके। सिंगल फिक्स डिजाइन नहीं है,
बल्कि बिजनेस और परफॉर्मेंस की ज़रूरतों के हिसाब से लगातार बदलने वाला एक फ्रेमवर्क है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या निकलता है? इसका आसान सा निचोड़ ये है कि कोर और एज मिलकर एक ऐसी टेक्निकल हार्मनी बनाते हैं जो इस पूरे इकोसिस्टम को जिंदा रखती है। एज पर लगातार नए और स्मार्ट डिवाइसेस जुड़ रहे हैं, डेटा बन रहा है, और कोर उन अरबों डेटा पैकेट्स को हजारों किलोमीटर दूर राउटर्स के जरिए आगे धकेल रहा है। एग्जैक्टली। ट्रैफिक क्यूज हैंडल हो रही हैं, पैकेट ड्रॉप होने पर रिकवर हो रहे हैं, और ये सब माइक्रो सेकेंड्स के अंदर हो रहा है। ये हायरार्की हमारी रोजमर्रा की डिजिटल जिंदगी को, चाहे वो ईमेल हो या वीडियो स्ट्रीमिंग, बिना रुके चलने में मदद करती है। ये सब जानकर एक अलग ही लेवल का रिस्पेक्ट आता है इस नेटवर्क के लिए। लेकिन इस पूरे विश्लेषण से एक बड़ा और शायद थोड़ा डरावना लगने वाला सवाल पैदा होता है, सुनने वालों के सोचने के लिए एक आखिरी मुद्दा। कैसा मुद्दा? इंटरनेट की ये पूरी आर्किटेक्चर शुरुआत में म्यूचुअली ट्रस्टिंग यूजर्स के लिए डिजाइन की गई थी। उस वक्त इंटरनेट सिर्फ एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था, अमेरिकन डिफेंस और कुछ यूनिवर्सिटीज के रिसर्चर्स के बीच। हाँ, उस वक्त सब एक दूसरे को जानते थे। सही कहा। इसमें बाय डिफॉल्ट कोई एंड पॉइंट ऑथेंटिकेशन या सिक्योरिटी नहीं थी। अगर कोई पैकेट किसी राउटर से आकर कहता है फिर वो फला आईपी एड्रेस से आया है, तो नेटवर्क उस पर आराम से भरोसा कर लेता है। ये आज के जमाने में काफी डेंजरस लगता है। और आज के साइबर थ्रेट्स जैसे पैकेट स्निफर्स और आईपी स्पूफिंग इसी पुराने विश्वास पर आधारित डिजाइन का नतीजा है। कैसे? पैकेट स्नीफिंग में हैकर्स हवा में चल रहे वाईफाई पैकेट्स को या वायर पर बहते डेटा को सिंपली कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि डिजाइन ने शुरुआत में डेटा को एन्क्रिप्ट करने की जरूरत ही नहीं समझी थी। और आईपी स्पूफिंग में कोई भी मैलिशियस यूजर अपने पैकेट के ऊपर लिखे एड्रेस को बदलकर नेटवर्क को धोखा दे सकता है। सिस्टम खुलेपन यानी ओपननेस के लिए बना था, सिक्योरिटी के लिए नहीं। सही बात है। खतरे इसीलिए मौजूद हैं क्योंकि यह सिस्टम खुलेपन और विश्वास पर बना था। तो सोचिए, आज हमारी पूरी इकोनॉमी, नेशनल सिक्योरिटी और पर्सनल डेटा एक ऐसी नींव पर टिके हैं जो शुरुआत से ही पूरी तरह खुली हुई और भरोसे पर चलने वाली थी। अगर आर्किटेक्चर ऐसी है जहां हर पैकेट सिर्फ अगले पड़ाव तक पहुंचना जानता है और भेजने वाले पर अंधा विश्वास करता है, तो क्या हम तभी इसे पूरी तरह सुरक्षित बना पाएंगे? हमें सोचना चाहिए। आज के इस गहरे विश्लेषण के लिए बस इतना ही। इस सीरीज के आने वाले सेशंस के लिए हमारे YouTube चैनल को फॉलो करें।